विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही होगा मंजिल तक जाने के लिए। अर्थात आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन मिलेगी अपनी लाइफ में। कभी दोस्त बोलेगा भाई आ जा, कभी पबजी बुलाएगी आ जा, कभी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन आएगी। बट आपने क्या करना है, मैंने सोचा है करना है तो करना है। पहले ये काम, पहले पढ़ाई, उसके बाद सब कुछ। ठीक है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे बच्चों आपके खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। सो आज हम इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 6 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपकी पूरी चैप्टर का, क्योंकि सबसे मेन पार्ट आज मैं कराने वाला हूँ हीटिंग इफेक्ट, जो लास्ट ईयर बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हीटिंग इफेक्ट का ही आया था। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार जरा चेक कर लेते हैं आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ओ माय गॉड, इतने सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पता होना चाहिए आपको, ये 2023 बोर्ड में लेटेस्ट आया है, जस्ट ये क्वेश्चन आया है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। इलेक्ट्रिक फ्यूज, कहते हैं फ्यूज उड़ गया, इसके बारे में पता होना चाहिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आज मैं आपको बिजली का बिल निकालना सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा बिजली का बिल एग्जैक्टली आपका इतना ज्यादा कैसे आता है। आपकी जेब से नहीं जाता ना, इसलिए आपको इतना फील नहीं होता। जिस दिन आपकी जेब से जाएगा उस दिन आपको लगेगा कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता कैसे है। आपको मैं पूरा निकालने सिखाऊंगा, बट टेंशन ना लो, मैं वो इसे घर नहीं बेच रहा निकालने के लिए, आपको मैं वर्क नहीं दे रहा। कभी आप सोचो कि अगर कोई नहीं पढ़ाई से नहीं कर पाए तो हम बिजली का बिल निकालना तो सीख ही जाएंगे। एनीवेज, डेरिवेशन करेंगे पावर और हीट की। सीरीज पैरेलल मैंने कराई थी, पावर और हीट, ये 4 डेरिवेशन बस पूरी 10th इसी में निकलने वाली है हमारी। तो इन चारों में से 1 2 3 तो पक्का आएंगी, तो करते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हीटिंग इफेक्ट से। आपको नाम से क्या पता लग रहा है हीटिंग इफेक्ट के? नाम से सोचो, नाम से कुछ आइडिया हो रहा हो? पूरा टॉपिक नाम में छुपा हुआ है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। पहली बात मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं कि जब भी किसी वायर में से करंट जाएगा, जब भी किसी वायर में से करंट फ्लो होगा, तो उसमें से हीट निकलेगी ही निकलेगी। ये 110% कंफर्म है। ये बात पता है आपको? ये बात, अगर किसी वायर में से करंट जाएगा तो हीट निकलेगी ही निकलेगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि हीट ना निकले। अब मान लो, एग्जांपल लो, आप यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, आपने 10 एम्पियर जनरेट करी, आप वायर को वहां भेजोगे ना वायर में, तो वहां जाके वो 9 एम्पियर के आसपास ही जाएगी। आप बोलोगे सर 1 एम्पियर कहाँ पे गया? 1 एम्पियर इस वायर को गर्म करने में गया ना। आप मुझे एक ऐसा डिवाइस बताओ अपने घर में कि आप जिसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो और वो आपको हीट ना देता हो। सोचो सोचो सोचो, थिंक। ऐसा कोई डिवाइस है ही नहीं, कोई डिवाइस ऐसा बना ही नहीं आज तक, क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पे हीट होगी ही होगी। कंफर्म है ये बात। आप फैन ले लो, फैन ऊपर से गर्म हो जाता है। आप फ्रिज ले लो, रेफ्रिजरेटर, ये भी क्या होता है, ये भी साइडों से गर्म हो जाता है ना। कोई भी एग्जांपल ले लो, बल्ब ले लो, वो भी गर्म हो जाता है। बट ये तो हो गया नॉर्मल हीट, बट उसका एडवांटेज क्या है? ऐसी कौन से आपके घरों में डिवाइस है कि जिनको आप करंट देते हो और आपको हीट मिलती है और आप उसका फायदा उठाते हो? फायदा मीन्स किसी काम में, किसी भी काम में आप उसको यूज करते हो। तो एक दो एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ। एग्जांपल हो गया इलेक्ट्रिक आयरन, आपकी जो प्रेस आप घरों में यूज करते हो, इलेक्ट्रिक आयरन, आप उसको करंट देते हो और वो आपको क्या देती है? हीट देती है, जिससे आप कपड़े प्रेस कर लेते हो। अब इस वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आगे के एग्जांपल्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन के अलावा और क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक केटल हो सकता है ना, जिससे चाय बन जाती है। और टोस्टर हो सकता है, टोस्टर भी हम कह सकते हैं। और कोई, और आपका, और गीजर हो सकता है, हाँ गीजर हो सकता है। एक पानी गर्म करने की रॉड आती है, वो सारा, क्योंकि इन सब केसेस में क्या हो रहा है, आप करंट दे रहे हो इनको, आप इनको करंट प्रोवाइड कर रहे हो कि ले भाई करंट ले, और इनसे आप क्या जनरेट कर रहे हो? हीट जनरेट कर रहे हो। और इलेक्ट्रिक हीटर तो रह ही गया, हीटर जो हम ठंड में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, आप इनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि भाई मुझे गर्मी दे दे, मुझे दो गर्मी दो, गर्मी दो, गर्मी दो, है ना। तो आप इनसे, इससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बस, और उसका फायदा उठा रहे हो आप। कभी कपड़े प्रेस करने के लिए, कभी चाय बनाने के लिए, कभी ब्रेड को टोस्ट करने के लिए, कभी पानी गर्म करने के लिए, कभी खुद को गर्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर की फॉर्म में पूरे रूम को गर्म करने के लिए। तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इनमें, इन सब में ऐसी क्या कॉमन चीज होती है जो सब में लगी होती है, जिससे करंट देते हीट निकलना शुरू हो जाती है? औरों में तो नहीं होती, औरों में तो नहीं होती, तभी उसमें से हीट नहीं निकलती। तो इन सब में पता है क्या कॉमन होता है? इन सब में क्या कॉमन होता है? इनका रेजिस्टेंस कॉमन होता है।
हमने एक बात पढ़ी थी, ये बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया है, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा उसमें से क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। देखो कैसे, आपने इलेक्ट्रिक आयरन को देखा, कुछ ऐसी शेप की होती है, पेंटागन शेप की, है ना। इसके अंदर उन्होंने भर भर के रेजिस्टेंस लगा रखा होता है। ये लगा दिया रेजिस्टेंस, पता है ना, जिगजैग लाइन होता है, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, फिर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, फिर लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनको पता है कि अगर मैं इस रेजिस्टेंस में से करंट को पास करूंगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, वो निकलेगा हीट की फॉर्म में। और वो हीट की फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा, और वो हीट की फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा, तो सारा का सारा आप उसको यूज कर सकते हो, कपड़े प्रेस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। ठीक है, तो दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। एक बार डेफिनेशन बनाए, इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, अगर सर्किट प्योरली, प्रॉपर प्योरली रेजिस्टिव है, पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है, if the circuit is purely resistive then the current will consumed, या will be dissipated भी कह सकते हैं, dissipated entirely in the form of heat। पूरा का पूरा करंट किस फॉर्म में निकलेगा, entirely in the form of heat। this is known as heating effect of electric current। इसको हम कहते हैं क्या, this is known as heating effect of electric current। इसी को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। जब आप पूरे के पूरे सर्किट में क्या लगा दोगे, रेजिस्टेंस लगा दोगे, और वो आपको क्या देना शुरू कर देगा, हीट। तो इस पूरे फिनोमिना को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे डिवाइस होते हैं जो इस पे काम करते हैं। एक बार जरा एक एक करके चेक करते हैं। ये देखो, तो क्या कह रहे हैं, इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, मैंने यही बोला, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स एनर्जी मतलब करंट continually get dissipated मतलब consumed in entirely in the form of heat। this is known as heating effect of electric current। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, आयरन हो गया, ये सभी इसी पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये शायद आपके लिए नई चीज हो, क्योंकि ये शायद आप में से कई बच्चों ने देखे ना हो। इसकी जगह आजकल ले ली है एमसीबी ने। एमसीबी शायद आपने देखी होगी, हम सबके घरों में एमसीबी होती है, एसी में लगी होती है, सब में एसी। एमसीबी का बहुत ज्यादा यूज है ना। पहले के जमाने में इसकी जगह थी फ्यूज, जो मैंने देखा है। ठीक है, आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन तो आपने देखा ही होगा, है ना, जिससे हम कपड़े प्रेस करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब के तो बीच में लगा होता है, ये भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रूम हीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है। ये देखो, गीजर में क्या होगा, अंदर सारा का सारा रेजिस्टेंस इंस्टॉल होगा, क्योंकि गीजर क्या करेगा, गीजर आपको, आप करंट दोगे और गीजर क्या करेगा, आपको हीट की फॉर्म में देगा, पानी गर्म करके देगा, और आप उससे मजे से ठंड में नहाओगे। ये देखो, इसमें क्या लगा होता है, नीचे की साइड, ये जो नीचे वो होती है, नीचे प्लेट होती है इसकी, है ना, जो मैंने बताया ना किस कौन सी शेप की होती है, पेंटागन शेप की। इनमें सारा का सारा रेजिस्टेंस इंस्टॉल होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस लगेंगे तो क्या निकलेगा, तो अगर रेजिस्टेंस होगा तो क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, आप में से कई बच्चे, ऐसा कोई बच्चा है जो कभी बल्ब खरीदने गया हो या ट्यूबलाइट खरीदने गया हो, आप दुकानदार को जाकर, शॉपकीपर को जाकर क्या बोलोगे, कि मुझे बल्ब दे दे बस, या कोई प्रॉपर कोई वैल्यू बताओगे कि भैया भैया मुझे 20 वॉट का बल्ब दे दो, 20 वॉट का, है ना, लड़कियां तो ऐसे बोलेगी, मुझे 20 वॉट का बल्ब दे दो, है ना। तो व्हाट इज 20 वॉट, क्या है 20 वॉट, इट इज इलेक्ट्रिक पावर। इसी को तो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसी को, जैसे आप मान लो, एक जमाना था जब मैं छोटा था, ऑलमोस्ट ज्यादा छोटा भी नहीं, 12-15 साल पहले 100 वॉट के बल्ब चलते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकी पावर 100 वॉट से 20 वॉट हो गई है ना। उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलमोस्ट 500-1000 रुपए आता था। हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी बिल 500 रुपए का आज की डेट में 5000 का पहुंच गया। पता नहीं चल क्या रहा है, नहीं, चलो एनीवेज, जोक्स अपार्ट। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, तो आप जाके बोलोगे ना, भैया 20 वॉट, 10 वॉट, 50 वॉट, 100 वॉट का बल्ब दे दो या ट्यूबलाइट दे दो, है ना। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे डेफिनेशन क्या होगी, सोचो, एक मान लो बल्ब ले लो, ठीक है, और एक मान लो एसी। तो आप खुद सोच के बताओ, ज्यादा पावर किसकी होगी, ज्यादा बिजली का बिल किससे आएगा, ऑब्वियसली एसी से आएगा, क्योंकि एसी की पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट बताओ कितनी होती है, इसकी ऑलमोस्ट 1500 से 2000 वॉट तक होती है, जस्ट इमेजिन। और बल्ब की कितनी होती है, बेचारा 20 वॉट का होता है, तो एक 20 वॉट और 2000 वॉट, ऑलमोस्ट इसका 100 गुना, जस्ट इमेजिन।
तभी तो एसी का बिल, एसी में बिल ज्यादा होता है, ये रीजन है। तो डेफिनेशन क्या बनी, इलेक्ट्रिक पावर की रेट एट विच, क्या, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, एक सर्किट में किस रेट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम होगी, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई, वी पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या होता है करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ज्यादा पावर रेटिंग होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका ज्यादा आएगा, कम पावर रेटिंग होगी तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपका कम ही आएगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। एक बार जरा चेक करते हैं कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में भी और यहाँ पे, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन ए सर्किट पी इज इक्वल टू वी आई, देने वाले का नाम जेम्स वॉट था, उसी के ऑनर में इसकी एस यूनिट वॉट रखी गई है, वॉट होती है वॉट, एस यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर की, वॉट होती है। अच्छा देखो ये देखो, दिख रहा है आपको फिलिप्स का बल्ब है ये 10 वॉट का है, दिस इज 10 वॉट। कभी आपने ऐसा कुछ स्टिकर कभी अपने फ्रिज पे देखा हो या एसी पे देखा हो, तो यहाँ पे 2 स्टार लगे हुए हैं, 2 स्टार मतलब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा, जैसे जैसे स्टार रेटिंग बढ़ेगी इसकी पावर कम होती चली जाती है, इसकी पावर इस टाइम ज्यादा, देखो लिखा भी है, दिख रहा है आपको 203 यूनिट, ध्यान से चेक करो, पर ईयर ऐसा लिखा होता है फ्रिज पे, और ज्यादा होगी तो हो सकता है 140 यूनिट्स तक पहुंच जाए, है ना, यूनिट्स पता है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल जिससे जनरेट होता है, अभी आगे समझाता हूँ सारा, ठीक है। तो ये सारा होता है, सूर्य का देखो ये रहा, ये 12 वॉट का बल्ब है, 12 वॉट का लैंप है ये, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। अब 1 वॉट क्या होता है, फॉर्म डेफिनेशन बना लेते हैं 1 वॉट की, क्या दिक्कत है, हमने इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर की एस यूनिट क्या होती है वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस की हमें पता ही है क्या होती है, इट इज वोल्ट, करंट की हमें पता ही है कितनी होती है, इट इज एम्पियर। तो डेफिनेशन क्या बनी, 1 वॉट क्या होगा, 1 वोल्ट होगा इंटू 1 एम्पियर होगा, बना लो डेफिनेशन लो। वट इज 1 वॉट, हम कह सकते हैं व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस across two ends is 1 वोल्ट। अगर मैं 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा एंड द करंट भेजूंगा, द करंट थ्रू इट, करंट कितना भेजूंगा, द करंट थ्रू इट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मैं करंट भेजूंगा, देन इट विल कंज्यूम 1 वॉट ऑफ पावर, या हम कह सकते हैं इट विल प्रोड्यूस 1 वॉट, 1 वॉट प्रोड्यूस करेगा और आपकी वॉट लग जाएगी। स्टार्ट करें, ठीक है। जब पोटेंशियल डिफरेंस हम दो एंड में 1 वोल्ट का लगाएंगे और करंट भेजूंगा मैं 1 एम्पियर का दोनों तारों में, है ना, मान लो तार है ये, पोटेंशियल लगाऊंगा कितना 1 वोल्ट का, करंट भेजूंगा 1 एम्पियर का, पावर कितनी कहलाएगी 1 वॉट कहलाएगी, सिंपल, इसी को हम 1 वॉट कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 1 वॉट, ये देखो, ठीक है। कैरी 1 एम्पियर करो मैन ऑपरेटेड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तो ये भी लिख सकते हैं। अच्छा अगला टॉपिक, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ, ठीक है। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, पहले मैं आपको डेरिवेशन कराया था उसकी, पावर और हीट की, देखो ध्यान से देखो, पावर और हीट की डेरिवेशन करते हैं हम पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे जूल्स लॉ पे, उसके बाद देखेंगे, पहले हम डेरिवेशन देखते हैं। सो दिस इज डेरिवेशन, किसकी करा रहा हूं मैं, पावर और हीट की, पावर एंड हीट, देखो यहां हम लिखेंगे पावर और यहां हम लिखेंगे हीट, ठीक है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया मैंने, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई, ये जनरल फॉर्मूला है। अच्छा ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। अब इस V की जगह, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसकी जगह आई आर लिख दूं तो ये क्या होगा, ये होगा आई आर इंटू आई, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी आई स्क्वायर आर, कितना होगा आई स्क्वायर आर होगा, दूसरा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फिर से ओम्स लॉ लगाऊंगा, 2 बार ओम्स लॉ लगता है इसमें, ओम्स लॉ लगाओ, क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब इस I को यहां पुट कर दो, V बाई आर स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब V बाय आर का स्क्वायर इंटू आर,
तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। इस आर से ये आर गया तो पावर का फॉर्मूला कितना आ गया, ये आ गया वी स्क्वायर बाय आर। सो देर आर थ्री फॉर्मूला फॉर पावर। पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं। पहले वाला जनरल होता है, ये ज्यादातर हम सीरीज सर्किट में यूज करते हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। ये ज्यादातर हम पैरेलल सर्किट में यूज करते हैं। ये छोटी सी डेरिवेशन है, इसको साथ साथ लिखते हुए चलना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, हीट, और आपको पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी बोल सकता हूँ। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने नाइन्थ क्लास में एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो। नहीं याद तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिकॉज आई एम हेयर। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, है ना। और हीट बोल लो तो सेम ही बात होगी। आप हीट बोलो या एनर्जी बोलो, फॉर्मूला क्या होगा, पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम। और एच, इसकी जगह वी आई लिख दूं, पी की जगह वी आई लिख दूं मैं, क्योंकि पी की जगह वी आई आएगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा वी इंटू आई इंटू टी। लो, हीट का फॉर्मूला आ गया दूसरा। ठीक है, फिर से दो बार ओम्स लॉ लगा दो, आपको फिर से डेरिवेशन आ जाएगी। क्या ओम्स लॉ क्या कहता है मुझे, ओम्स लॉ कहता है क्या, V इज इक्वल टू आई आर। अब इसमें V की जगह फिर से आई आर डाल दो, तो ये हो जाएगा H इज इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी। तो ये हो गया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये रहा हीट का तीसरा फॉर्मूला। और तभी मैंने टॉपिक छुड़वाया था क्योंकि इसी चीज को, ये जो आया फॉर्मूला, इसी को कहते हैं हम, जो हम टॉपिक था हमारा क्या, इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल देने वाला है ऑब्वियसली, जूल तो शायद आपने वर्ड सुना भी होगा, है ना। जूल हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास में, उसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है जूल्स। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, जैसे इसके बना था ना, फिर से मैं ओम्स लॉ लगा सकता हूँ। ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू वी बाय आर। आई इज इक्वल टू वी बाय आर। अब इस I की जगह क्या मैं V बाय आर पुट कर दूं, इस I को मैं यहां पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इस R से ये एक आ गया, दो आर है ना यहाँ पे, तो H आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर टी बाय आर। ये हीट का आ गया आपके पास कितना, कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4। तो देर आर 7 फॉर्मूला हेयर, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और 7 फॉर्मूले मैंने पहले पढ़ाए थे। सो देर आर टोटल 14 फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। कितना सिंपल था चैप्टर यार, जस्ट इमेजिन 14 फॉर्मूले बस। मैं आपको रात को 2 बजे उठा के पूछूंगा तब भी आप बता दोगे सर ये एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना। नहीं, अच्छा एनीवेज, जोक्स अपार्ट। अब मैं क्या करता हूं, मैं आपको सारे फॉर्मूले जितने मैंने इस चैप्टर में पढ़ाए हैं सारे एक साथ दिखाने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में, है ना। ठीक है, तो हम सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने वाले हैं, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो हम शुरू करते हैं पहले फॉर्मूले से। फॉर्मूला नंबर 1 हमने पहला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एनी, है ना। Q क्या था, Q था आपका चार्ज, Q था आपका चार्ज और N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Q क्या था, Q था चार्ज, N था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E की वैल्यू मुझे बता दी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था I का, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। Q तो चार्ज होता है, T क्या होता है, T आपका टाइम होता है, और I क्या होता है, I आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3 हमने V का पढ़ा था, क्या, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Q चार्ज होता है, W क्या होता है, W होता है वर्क डन, और V क्या होता है, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V होता है पोटेंशियल डिफरेंस। चौथा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, किसका पढ़ा था, ओम्स लॉ का, है ना। हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। V पोटेंशियल डिफरेंस होता है, I करंट होता है, I इज करंट, R क्या होता है, R होता है आपका रेजिस्टेंस। इसके बाद एक R का फॉर्मूला पढ़ा था अगर आपको याद है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, है ना। L क्या होती थी, L होती थी लेंथ, A क्या होता था, A होता था एरिया, R रेजिस्टेंस होता था, और ये रो रो सिंबल था याद है रेजिस्टिविटी का, ये क्या होता था, ये होता था रेजिस्टिविटी। ये शुरू के 5 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिख दिए, इनको नोट डाउन कर लो जरा। इसके बाद हमने फॉर्मूला नंबर 6 पढ़ा था सीरीज और पैरेलल का। क्या पढ़ा था हमने,
हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सीरीज का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला नंबर 6 क्या था? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फॉर्मूला नंबर 7 हमने पढ़ा था पैरेलल का, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे एंड सो ऑन होता था। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। क्योंकि तीन नहीं, कितने भी लगा दो कोई डिफरेंस ही नहीं है। 7 फॉर्मूले हो गए और 7 अभी लिखवाए थे, मैं आपको फिर से लिख देता हूँ। फॉर्मूला नंबर 8 हमने अभी पढ़ा है, P इज इक्वल टू वी आई, है ना। जब ओम्स लॉ डालूंगा 2 बार, V की जगह आई आर डालूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आई स्क्वायर आर। फिर से मैं आई की जगह V बाय आर डालूंगा, अभी मैंने किया है डेरिवेशन, क्या आएगा? ये आएगा V स्क्वायर बाय आर आएगा। तो 10 फॉर्मूले हो गए। नाउ अब हीट के थे, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी का फॉर्मूला था पावर इनटू, पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा। 11 नंबर आ गया। 12 नंबर फॉर्मूला, अब हीट का देखो, H इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या है? वी आई है ना। इसको जरा H की जगह डाल दो, क्योंकि H का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू टी। क्या मैं P की जगह वी आई लिख दूं तो फॉर्मूला आ जाएगा वी आई टी, है ना। H का फॉर्मूला आ गया क्या? V इंटू आई इंटू टी, या वी आई टी लिख दो, बात तो सेम ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में ही है। फॉर्मूला नंबर 13 जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला जाता है। अभी मैंने ये वही टॉपिक कराना है। फॉर्मूला क्या होता है? इट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला कहां से ड्राइव हुआ था? जब मैंने V की जगह आई आर लिखा था, है ना। और फॉर्मूला नंबर 14 क्या था? H इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बाय आर। बस इतना सिंपल चैप्टर और सिर्फ 14 फॉर्मूला यार, इतना सिंपल है ना। टॉप करेंगे हम इस चैप्टर में, ठीक है। वैसे जैसे जोक्स अपार्ट, रियलिटी बताता हूँ आपको, आप सही में टॉप कर सकते हो। मैं जो करा रहा हूँ ना, भरोसा रखो, गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की, जो करा रहा हूँ उतना ही आएगा, ठीक है। H इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो देयर आर 14 फॉर्मूला इन दिस चैप्टर, बस ज्यादा फॉर्मूले नहीं है और सिर्फ 14 है, ठीक है। अब हम जरा टॉपिक पे चलते हैं, जो हम टॉपिक कर रहे थे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। फॉर्मूला याद रहेगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो फॉर्मूला क्या था? H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला से ही बन जाएगी। तो फॉर्मूला क्या कहता है? वो कहता है हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर, हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब शायद पता होता होगा आपको। पहला पार्ट किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के नहीं है, स्क्वायर ऑफ करंट के। किसके? स्क्वायर ऑफ करंट। सेकेंड पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एंड थर्ड पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम थ्रू विच इट फ्लोस, टाइम थ्रू विच इट फ्लोस। कई बार एग्जाम में आया है कि डिफाइन कर दो मुझे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो आपको इतना ही लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। एक बार जरा डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ये देखो, हीट प्रोड्यूस of H is equal to I square RT, state that heat produced in a resistor is directly proportional to square of current for a given resistance, directly proportional to resistance for a given current, and directly proportional to the time for which the current flows through. ये देखो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, आपको दिख रहा है बीच में ये तारे तारे जो गर्म हो जाती है, जिनको आप टच नहीं कर पाते, इस सब में रेजिस्टेंस भरा होता है। तभी तो जैसे ही आप बटन ऑन करते हो, सारा का सारा बीच से ग्लो करने लग जाता है ना। ये जो ये वाला पार्ट है, ये सारा ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इनमें वो रेजिस्टेंस को रख के रखता है, और उसको पता है रेजिस्टेंस रखेगा तो क्या होगा, तो उसमें करंट क्या करेगा? हीट निकालना शुरू कर देगा, और आपको हीट मिलना शुरू हो जाती है। अगला है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ओ माय गॉड, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने एमसीबी तो देखी होगी जरूर। एमसीबी की फुल फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं। इट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, नाम से पता लग रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, मिनिएचर सर्किट को तोड़ने वाला, सर्किट ब्रेकर जो सर्किट को तोड़ देता है। पहले के जमाने की बात है, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, मैं 5 साल का था,
नहीं, मैं और छोटा था। एनीवेज, इलेक्ट्रिक फ्यूज नामक एक फ्यूज चलता था पहले के जमाने में ना। अब उसमें प्रॉब्लम क्या थी मैं बताता हूँ आपको। देखो, पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज का मतलब समझते हैं। फ्यूज क्या होता है? ये मान लो, ये आपके यहाँ पे ना BSES मजे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। BSES का ऑफिस है, हेड ऑफिस। BSES पता है ना, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में। BSES यहाँ से पावर प्लांट लगा रखा है इसने, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है। और यहाँ पे पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है। बेसिकली मैंने समझाई थी ना ये बात। ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है और आपके घरों तक पहुंचाता है। अब ये सीधी तार आप नोटिस करना, आप सबके घरों में कोई लाल सी या पीली सी तार आती होगी, मोटी सी, जो हम सबके घरों में आती है। तो वहां पे आया, तो वहां पे आने के बाद यहाँ पे फ्यूज लगाते हैं। यहाँ पे फ्यूज वायर लगी होती है ऐसे। ठीक है, ये फ्यूज वायर होती है। और ये फ्यूज वायर किससे बनी होती है? कई बार टिन से बनी होती है, कई बार आयरन से बनी होती है। वो डिपेंड करता है हम किसकी फ्यूज वायर लेते हैं। पहले के जमाने की बात बता रहा हूँ, अभी नहीं चलता है। अब जो नए घर बन रहे हैं उनमें बिल्कुल नहीं है ये। अब यहाँ पे आप है ना, अलग अलग, आपको पता है हमारे घरों में पैरेलल सर्किट होता है। यहाँ पे आप AC चला रखे हो, यहाँ पे आपका फ्रिज चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप PUBG खेल रहे हो लैपटॉप में, लैपटॉप में खेल रहे हो। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? यहाँ पे आप PS5 खेल रहे हो। बताओ यार, क्या किस्मत है, PUBG PS5 दोनों एक साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? यहाँ पे वॉशिंग मशीन चल रही है। यहाँ मम्मी कपड़े धो रही है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, मजे से पांचों काम हो रहे हैं। अब क्या हुआ? पीछे से ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई। और आपको पता है हमारे सबके घरों में V जो है 220 वोल्ट रहता है। मैंने कई बार बताई है ये बात। हम सबके घरों में पोटेंशियल डिफरेंस जो धक्का होता है वो कितना रहता है? 220 वोल्ट। अब पीछे से क्या हुआ? पीछे से ये फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो गई, है ना। हम मान लेते हैं ये आई 9.7 एम्पियर का करंट आ गया। और मैंने ये जो फ्यूज वायर है ना, जो ये वायर है, इसका भी रेटिंग है, ये है 10 एम्पियर का। ठीक है, तो ये क्या करा पीछे से ना, आप करंट को थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि 10 एम्पियर लिया है ना। पीछे से जो करंट आया उसको हम मान लेते हैं कितना? 12 एम्पियर। हम इसको 12 एम्पियर का करंट मान लेते हैं कि पीछे से मजे करते हुए 12 एम्पियर का करंट आ रहा है। फ्लक्चुएशन आ रही है ना, दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। अब ये क्या करेगा? फ्यूज वायर का काम ध्यान से सुनना। ये आया यहां तक। अब ये क्या करेगा? ये पिघल जाएगा। ये पिघलते ही आपके घर की लाइट चली जाएगी और चीजें काम करनी बंद कर देगी। ना AC काम करेगा, ना फ्रिज काम करेगा, ना PUBG काम करेगी, ना PS5, ना वॉशिंग मशीन। क्यों? क्योंकि इसने सर्किट को तोड़ दिया। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम यही होता है, सर्किट को ब्रेक कर देना। और देखो आज की डेट में भी क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आज की डेट में भी सर्किट को तोड़ ही रहे हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर, क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में आ गया होगा कि सर सर्किट को तोड़ क्यों रहे हैं हम। एक बात बताओ, इसकी करंट की रेटिंग थी 10 एम्पियर की। मतलब ये सारे जो डिवाइस है, ये 10 एम्पियर का करंट झेल सकते थे। बट आपने जान के इनको गलती से क्या हुआ, 12 एम्पियर का करंट दे दिया। अगर यहाँ पे बाई चांस ये नहीं लगा होता तो पता क्या होता? तो ये 12 एम्पियर आगे जाता, AC में जाता, फ्रिज में जाता, PUBG में जाता, PS5 में जाता, वॉशिंग मशीन में जाता, सबको एक साथ खराब कर देता। सब चीजें। जस्ट इमेजिन, आप टीवी खरीद के लाए, पीछे से आपने फ्यूज ना MCB लगाई ना फ्यूज लगाया, पीछे से 12 एम्पियर या 15 एम्पियर आ गया, आपका टीवी फूक गया 1 महीने बाद। फिर आप नया टीवी लाओगे क्या? समझदारी किस चीज में है कि आप यहाँ फ्यूज लगा लो। अगर यहाँ फ्यूज होगा तो आपके डिवाइस को बचा के रखेगा वो, आप मजे से काम करोगे अपने घर में, है ना। तो फ्यूज का काम ही यही होता है, क्या करना? सर्किट को तोड़ देना। सर्किट टूटेगा तो क्या होगा? सर्किट टूट जाएगा तो आपके डिवाइस अच्छे से काम करेंगे। ये देखो, सर्किट टूट गया ऐसे, सर्किट टूटा तो आपका डिवाइस काम करना शुरू। और आपका डिवाइस काम करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। यहाँ से ब्रेक हो जाएगा सर्किट। ठीक है, समझ आई बात। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये क्या करता है? सर्किट को तोड़ने का काम करता है। अब देखो, अब आपके दिमाग में हो सकता है एक क्वेश्चन आ रहा हो कि सर हम फ्यूज से, ये फ्यूज वायर थी, बड़ा बड़ा मैनुअल काम था। पहले के जमाने में ये फ्यूज वायर चलती थी, है ना, फ्यूज वायर। आज के जमाने में MCB चलती है। वो MCB जो होती है कुछ नहीं होती, वो डाउन हो जाती है बस। वो डाउन हो जाती है, उसको अप करना होता है बस। आपके घरों में भी होती होगी, कई बार फ्लक्चुएशन हुई, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आई बहुत ज्यादा, पूरे घर की लाइट डाउन, कुछ नहीं करना होता, उसको अप ही तो करना होता है। कितना सिंपल होता है। अब इसमें बड़ा मैनुअल काम था जो मैं बता रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रिक फ्यूज, फ्यूज वायर कहते हैं इसको। ये आपकी MCB है। इसमें बड़ा मैनुअल काम था, बहुत मैनुअल काम। इसको प्रॉपर ऐसे निकालो, निकाल के फिर उसके बाद फिर से इसको लगाओ। और ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान कर सकता है। कई बार आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी स्पार्किंग होती है उसमें, है ना। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ।
ठीक है। और एमसीबी में क्या है, ये तो कोई भी कर दे, बच्चा कर दे, इसको आप ही तो करना होता है, ये तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। फिर आप बोलोगे छोटी बच्ची हो गया, नहीं, तो इसलिए, तो यही रीजन है, इसलिए हम फ्यूज वायर से एमसीबी पे शिफ्ट हो गए। बट दोनों का काम सेम है, क्या करना, सर्किट को तोड़ना। और सर्किट टूटेगा, सर्किट ब्रेक होगा, तो क्या होगा, तो आपके अप्लायंस बहुत मजे से काम करेंगे, बहुत अच्छे से। अच्छा, वैसे ये चीज आपने अपने एसी में भी देखी होगी, आपके अगर पुराने जमाने का कोई एसी होगा, आजकल तो इन्वर्टर एसी आ गए, अंदर ही इनबिल्ट होता है। यहाँ पे अगर एसी चल रहा होता है, एसी के साथ यहाँ पे पहले के टाइम पे स्टेबलाइजर भी लगा होता था। तो पहले करंट स्टेबलाइजर में जाता था, फिर स्टेबलाइजर से एसी में जाता था, याद है ये बात, पहले के टाइम पे होता था। अगर आप मेरी बात ध्यान से अगर लिंक कर पा रहे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई नहीं, इनबिल्ट होता है आजकल ये। इसका काम क्या होता था, इसका काम होता था अगर पीछे से फ्लक्चुएशन आ गई और इसमें एंट्री कर गई, ये तो एसी खराब कर सकती है ना, तो स्टेबलाइजर क्या करेगा, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा स्ट्रेट करंट भेजेगा, पीछे से कितनी भी फ्लक्चुएशन आती है उसको फर्क नहीं पड़ता। स्टेबलाइजर नाम से पता लगता है, स्टेबलाइज करता है ना। तो ये भी होता था, ये भी इसी की तरह काम कर रहा है, देखो। तो इसलिए हमारे अप्लायंस को बचाने के लिए सर्किट को तोड़ना जरूरी है, नहीं तो हमारे अप्लायंस खराब हो सकते हैं। हम सबके घरों में 220 वोल्ट आता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि वो 240 चला गया, पीछे से फ्लक्चुएशन आ गई या कम हो गई, जब आप लाइट डिम हो जाती है 210 वोल्ट रह गई या फिर 200 वोल्ट आ गया, तो कई बार होता है, बट कांस्टेंट रहता है वैसे तो ये, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज आपको दो टाइप के मिलेंगे अपने घरों में, एक मिलेगा आपको ऑलमोस्ट 5 एम्पियर का, और एक मिलेगा 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का जो आप हल्की चीजें चलाने के लिए, लाइट चीजें, और ये हैवी चीजें चलाने के लिए। लाइट चीजें हो गई आपकी, जैसे मान लो आपको फैन चलाना है, आपको ट्यूब जलानी है, आपको बल्ब जलाना है, तो उसके लिए 5 एम्पियर लग जाता है, ठीक है। और 15 एम्पियर आप लगा लो, जैसे आपको एसी चलाना है, आपको फ्रिज चलाना है, या PS5 चलानी है, या गीजर चलाना है, या अवन चलाना है, ये सब में क्या होता है, हैवी वाला होता है। और भी होता है, 10 एम्पियर का भी होता है फ्यूज, वो डिपेंड करता है कि क्या नीड है हमारी। अब मैं आपको ना आपके घर का स्ट्रक्चर बताता हूँ, देखो हम सबके घरों के स्ट्रक्चर में है ना, एक बात कॉमन होती है आपके मेरे घर में, पता है क्या, कि यहाँ पे मान लो BSES मजे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है ना, यहाँ पे आपका हाउस है। आपको एक बात बताऊं, हमारे हाउस में जो लगी होती है ना वायर, वो 64 एम्पियर का लगा होता है फ्यूज, पता है आपको, जो मेंस कहते हैं इसको, मेंस, मेंस में होता है 64 एम्पियर का फ्यूज होता है। इसके बाद हमारा घर छोटे छोटे रूम में डिवाइड होता है। आप कभी नोटिस करना, उस रूम के बाहर आपके घर में एक छोटा सा रूम होगा, यहाँ रूम होगा, इन रूम के बाहर जो लगा होता है, यहाँ भी एमसीबी लगी होती है, जिससे पूरा रूम डाउन हो जाता है ना, यहाँ लगी होती है 32 एम्पियर की। 32 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा जाएगा क्या होगा, वो ड्रिप हो जाएगी, और उसको ऊपर करना बहुत सिंपल है। तो 64 एम्पियर लगा होता है, स्टैंडर्ड होती है ये, हम सबके घरों में इतना ही होता है। आप कभी आपका खराब भी होगी ना मेंस वाली एमसीबी, तो आपको मम्मी बोलेगी जा बेटा 64 एम्पियर की एमसीबी ले आए, ये इलेक्ट्रिशियन बोलेगा आपको। ठीक है, स्टार्ट करें। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, सर्किट को तोड़ देता है और आपके अप्लायंस को बचा लेता है। और एक बात और, ये हमेशा सीरीज में लगता है। एग्जाम में ये भी पूछता है भाई कि लगता कैसे है, ये हमेशा सीरीज में लगेगा, जहां से तार आएगी उसके हमेशा सीरीज सर्किट में जाएगा ये, ऑलवेज। ये देखो, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट्स आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब रेड और ब्लैक वायर मिल गई, या ओवरलोड हो गया, बहुत सारे अपने एसी एक साथ चला दिए, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम आता है। ये बेसिकली दो टाइप के हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, 5 एम्पियर और 15 एम्पियर। ये किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ प्योर टिन और अलॉय, या तो टिन से बना होगा या फिर अलॉय से बना होगा, ऑफ कॉपर एंड टिन। अच्छा, ये मैंने बता दिया आपको, ये हमेशा सीरीज में लगता है हमारी मेन वायर, लाइव वायर से। लाइव वायर आपको पता है ज्यादातर रेड कलर की मिलेगी आपको। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट होने का फायदा क्या हुआ, ये बहुत जल्दी पिघल जाता है और सर्किट को तोड़ देगा और आपके अप्लायंस को बचा लेगा, जो भी आप चीजें चला रहे होगे। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 4। जो करंट कैपेसिटी होती है फ्यूज की, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है आपके अप्लायंस से। मान लो आप यहाँ पे अवन यूज कर रहे हो और इसकी कैपेसिटी है 9.3 एम्पियर की, तो आप जो फ्यूज लगाने वाले हो, फ्यूज वायर, वो आप लगाओगे 10 एम्पियर का, थोड़ा सा इसका ज्यादा ही लगाओगे। रीजन, क्योंकि देखो अगर पीछे से फ्लक्चुएशन आई, अगर पीछे से फ्लक्चुएशन आई
तो क्या करेगा वो, क्योंकि देखो 10 तक वो चल जाएगा, 10 तक भी चल जाएगा, बाई चांस पीछे से 15 एम्पियर आ गया तो वो अवन खराब कर सकता है आपका, और वो अवन खराब हो जाएगा आपका, तो क्या करेगा, इस सर्किट को तोड़ देगा और आपके अप्लायंस को बचा लेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम ज्यादा लगाते हैं, बहुत ज्यादा लगा दोगे, मान लो 10, आपने 20 एम्पियर का लगा दिया एमसीबी, कोई फायदा नहीं उस चीज का, क्योंकि वो तो करंट को अलाउ कर देगा ना, और आपका अवन खराब हो जाएगा। इसलिए जस्ट अबाउ, मान लो अगर आपका डिवाइस है वो ले रहा है 4.3 एम्पियर, तो आप कितने का वो लगाओगे एमसीबी या फ्यूज कितने का लगाओगे, इट इज 5 एम्पियर का लगाओगे, कुछ इस तरह से, जरा सा जस्ट ज्यादा। ठीक है, एग्जाम में से क्वेश्चन भी आता है, ये बात याद रखना, थोड़ा सा ज्यादा लगाते हैं, जरा सा। आगे चलें, ये है पुराने जमाने का, ये है आम जिंदगी, और ये है मेंटो जिंदगी, देखो आग लगा दे। नहीं, ये है आपका, ये देखो दिख रहा है आपको, वायर दिख रही होगी, फ्यूज वायर ये लिखी हुई, ये देखो कितना मैनुअल काम है, ये अंदर ऐसे फिक्स होता है आपके ना बोर्ड में, ये रहे कॉन्टैक्ट्स, ये रहा बेस, ये देखो कई ऐसे भी होते हैं फ्यूज, ये 5 एम्पियर का है दिख रहा होगा, ये 15 एम्पियर का है ना। ये फ्यूज वायर को निकालो, ये जो रेड सी वायर है इसको निकालो, फिर उसके बाद इसको फिट करो, और एकदम से स्पार्किंग होती है, आधे लोग तो वैसे ही डर जाते हैं। ठीक है, एमसीबी में फायदा क्या है, एमसीबी का फायदा ये सिर्फ डाउन हो जाती है, बट कई बार आग भी लग जाती है, वो डिपेंड करता है कि कितना करंट पीछे से आया। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, कमर्शियल एंड ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी, सेम टॉपिक हमने 9th क्लास में किया है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमारी ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, मैंने अभी बताई थी जस्ट, ये होती है आपकी, ये होती है जूल्स, है ना। कमर्शियल का मतलब क्या होता है, कमर्शियल का मतलब होता है जिसका आप पैसा देते हो, जिसका आप पे करते हो, किसका आप पे करते हो पता है, आप यूनिट्स का पे करते हो। यूनिट्स को हम एक और साइंस में वर्ड कहते हैं किलो वॉट आवर, क्या बोला जाता है, किलो वॉट आवर, आप इसका पैसा देते हो। ठीक है, आपने शायद सुना भी होगा कि दिल्ली में 200 यूनिट्स फ्री है, यूनिट्स मतलब 200 किलोवाट फ्री है ना। तो 1 यूनिट आपका 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है, 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। ठीक है, तो कमर्शियल ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट कैसे करते हैं एक बार जरा चेक करते हैं, उसके बाद हम बिजली का बिल निकालना सीखेंगे, आपको आना चाहिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, 1 किलोवाट आवर को मैं लिख सकता हूं क्या, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर लिख सकता हूं। किलो का मतलब 1000 होता है, किलो मतलब 1000, इसको मैं लिख सकता हूं 1000 वॉट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, मैंने बताया था 60 इंटू 60 सेकेंड, 3600 सेकेंड। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट इज इक्वल टू 6 6 36, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 5 0, 1 2 3 4 5 वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड होता है आपका जूल्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स, ये आपका कन्वर्ट हो गया। वॉट सेकंड क्या होता है आपका, जूल होता है। अगर आपको जानना है कैसा होता है, क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर पी इंटू टी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी होती है आपकी जूल्स, और पावर क्या होती है वॉट, और ये होता है सेकंड। तो देखो जूल क्या होता है, वॉट इंटू सेकंड, अभी तो पढ़ाया था फॉर्मूले वाला, है ना। तो मैं वॉट इंटू सेकंड की जगह जूल डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया। तो मतलब 1 किलोवाट आवर जो होता है वो किसके, कितने जूल्स के इक्वल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स। हम डायरेक्टली भी आंसर, कई बार एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि बताओ 7 किलोवाट आवर कितने जूल्स के इक्वल है, तो आप डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो ये हो गई आपकी जूल्स, क्या हो गई ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी, और किलोवाट आवर क्या हो गई, इट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये रहा, एक यूनिट किसके इक्वल होता है, मैंने बताया एक यूनिट आपका 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। और यूनिट का मतलब क्या होता है, आपने कभी ध्यान से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखा है, उसमें जो मीटर चल रहा होता है ये सारी यूनिट दिखा रहा होता है, रेड में नहीं ब्लैक में, रेड में तो सब यूनिट्स होती है। ये देखो इस टाइम अगर मैं इस मीटर की बात करूं, आपको दिख रहा है 3 लिखा हुआ, ये देखो 3 लिखा हुआ दिख रहा है, इसका कितना बिल हुआ है अभी तक, 3 यूनिट्स हुआ है, धीरे धीरे बढ़ेगा। 3 यूनिट मतलब 3 किलोवाट आवर, और एक यूनिट का पता है ऑलमोस्ट दिल्ली में हम कितना पैसा पे करते हैं, ऑलमोस्ट हम 5 से 6 रुपए पे करते हैं 200 यूनिट के बाद। ठीक है,
अभी मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूँ आपको, क्या भी रहा घर का बिजली का बिल कैलकुलेट करना सीखिए। सिखाते हैं वेट। अच्छा, अब कह रहा है एक फ्रिज है आपके सामने, कितना सारा खाना पड़ा है यार, भूख लगी है मुझे तो। एनीवेज, खाना बाद में, पहले पढ़ाना। कह रहा है एक फ्रिज है जो 400 वॉट का फ्रिज है, जो 8 घंटे चलाता है वो। कह रहा है एनर्जी बताओ कितना पैसा लगेगा उसका, 1 महीने चलाएगा वो, और 3 रुपए दे रहा है 1 यूनिट के, मतलब 1 किलोवाट आवर के। पहली बात तो बहुत कंजूस इंसान है ये यार। 8 घंटे फ्रिज, हमारा तो 24 घंटे चलता है। बताओ, बनिया होगा, पक्की बात है। मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पहले निकालो एक दिन में एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी पावर कितना है मेरे पास। पहले एक बार चेक करते गिवन क्या क्या है। पावर मुझे गिवन है कितना, 400 वॉट, और वो टाइम दे रहा है 8 घंटा पर डे, और कितने दिन दे रहा है, 30 डेज दे रहा है, और 1 किलोवाट आवर के कितने रुपए दे रहा है, रुपीज 3 रुपए दे रहा है बस। ठीक है, तो पावर कितनी है मेरे पास, ये है 400 वॉट, चला रहा है वो 8 घंटे। ठीक है, तो एनर्जी हो गई 8 4 3200 वॉट आवर। ठीक है, अब उसने चलाना है कितने, 30 दिन चलाना है। ये तो एक दिन की एनर्जी आई है, 1 डे एनर्जी आई है, तो एक दिन की। अगर मैं 30 डेज की निकालूं एनर्जी, कितनी आएगी, ये आएगी 3200 इंटू 3200 वॉट आवर इंटू 3200 वॉट आवर इंटू 30, है ना। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, शायद 96 आएगा। तो ये आएगा 3200, एक सेकेंड, ये आएगा 3200 वॉट आवर इंटू 30 डेज। आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 6, 3 3 9, 96 आएगा, 000000 वॉट आवर आ गया। एक महीने में 96,000 वॉट आवर वो चल रहा है। ठीक है, 1 मंथ, 30 डेज का आ गया मतलब। अब क्या कह रहा है वो, अब वो कह रहा है बताओ कि कितनी यूनिट होगी, किलोवाट आवर, बट वो यहाँ पे वॉट आवर है। ध्यान से देखना, यहाँ पे किलोवाट आवर है। पहले कन्वर्ट तो कर लो, तभी तो इंटू 3 करोगे। तो देखो, जब भी बड़ी यूनिट होती है उसको छोटी में जाना होता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे छोटी यूनिट है और बड़ी में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। सिंपल सी बात है। ये सिंपल मैथ्स भी कई बच्चों को नहीं आती, मैंने नोटिस किया ये बात। तो हम क्या करेंगे, किलो वॉट आवर को किलोवाट आवर में डिवाइड करने के लिए, एनर्जी 30 डेज की क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे। ये होगा 96,000 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा, इट इज 96 किलोवाट आवर, या इसको मैं यूनिट्स भी कह सकता हूँ। और 1 किलोवाट आवर के वो दे रहा है, कितने रुपए ले रहा है बेचारा वो, 3 रुपए बस। तो 96 किलोवाट आवर के कितने लेगा, वो लेगा 3 इंटू 96। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18 का 8, 1 ऊपर 27, 288 बस। सिर्फ 288 रुपीज का बिल आने वाला है उसका, जस्ट इमेजिन, सिर्फ 288, एक महीने का फ्रिज से। ठीक है, दिल्ली में होता ना तो फ्री हो जाता, जीरो बिल आता है इसका, क्योंकि कितनी यूनिट गई है हमारी, 96 यूनिट गई है एक महीने की, और आपको पता है 200 यूनिट्स फ्री है हमारी। दिल्ली में जीरो आता है ये। एनीवेज, आगे चलते हैं। ये देखो, आंसर इज रुपीज 288। अब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार मिला हुआ है और कई बार आता भी है। ठीक है, तो एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पता नहीं, ये स्लाइड, ये इसका वो है सॉल्यूशन। एनीवेज, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल दो। किसका निकालना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल का। इफ 4 बल्ब ऑफ 40 वॉट, बल्ब है कितने, कितने बल्ब है, 4 बल्ब है। तो पहले हम 4 बल्ब चला रहा है 40 वॉट के 5 घंटे के लिए, 4 ट्यूबलाइट जला रहा है 60 वॉट की 5 घंटे के लिए, एक टीवी चला रहा है 100 वॉट का 6 घंटे के लिए। बताओ, पबजी लवर होगा ये, पबजी की वीडियो देखता होगा। एक वॉशिंग मशीन चला रहा है 400 वॉट की 3 घंटे के लिए। बताओ, रोज मशीन लगती है इनके घर पे, रोज कपड़े धोए जाते हैं, पता नहीं धोबी गार्ड तो नहीं है। कह रहा है बट कॉस्ट पर यूनिट 1.80 है। कह रहा है बताओ कितने का बिल आएगा। ठीक है, तो हम जरा एनर्जी कैलकुलेट करना चल शुरू करते हैं कि एनर्जी कितनी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको जरा आंसर को जरा हाइड कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं मैंने तो डाला था स्लाइड में क्या हो गया। एनीवेज, कह रहा है पहले हम एनर्जी कैलकुलेट करना शुरू करते हैं इनकी। पहला, वो कह रहा है बल्ब की बात कर रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इंटू टाइम।
तो अगर मैं बल्ब की बात करूं तो बल्ब में मुझे पावर कितना गिवन है, पावर है 40 वॉट का और 5 घंटे के लिए चल रहे हैं ना, तो मतलब 4 बल्ब है जो 40 वॉट के हैं जो 5 घंटे के लिए चल रहे हैं। टोटल कितना हो गया, 16 5 800 है ना, 800 आ गया वॉट आवर। ठीक है, अब वो बात कर रहे हैं 4 ट्यूब की। अब ट्यूबलाइट जला रहे हैं, ट्यूबलाइट कितनी, वो भी 4 जला रहे हैं। कितने वॉट की, 60 वॉट की जला रहे हैं। कितने घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए जला रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 6 5 30 120 1200 1200 वॉट आवर। अब कह रहे हैं टीवी चल रहा है, एक टीवी चल रहा है, टीवी की बात कर दी इसने, एक टीवी चल रहा है 100 वॉट का, 6 घंटे के लिए चला रहा है। कितना आ गया, ये आ गया 600 वॉट आवर। फिर कह रहा है एक वॉशिंग मशीन भी चलेगी, रोज मशीन लगेगा भाई घर पे, पता नहीं क्या ऐसे कपड़े धुलते हैं। वॉशिंग मशीन एनीवेज कितना चलेगा, एक चलेगा। एक वॉशिंग मशीन 400 वॉट की चलेगी और 3 घंटे के लिए चलेगी, तो ये आ गया 1200 वॉट आवर। इन सबको टोटल करो, एक दिन की एनर्जी आ जाएगी आपके पास, करना जरा। ये आएगा 0 0 6 और 2 8 8 और 2 10, एक सेकेंड, नहीं 8 8 नहीं कहूंगा, 800 1200 600 और 1200, 0 0, तो ये हो गया 6 और 4 10, 18 का 8 1 ऊपर 3800 आएगा, 3800 वॉट आवर। एक दिन की एनर्जी मेरे पास आ गई, कितनी आ गई, इट इज 3800 वॉट आवर। ठीक है, वॉट आवर आ गई। अब आगे पढ़े, कह रहे अप्रैल का बिल निकाल दो। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता अप्रैल में दिन कितने होते हैं वो क्या ही बिल निकालेगा, नहीं, वैसे एक आइडिया होता है, ऐसे क्यों निकालते हैं। इट इज जनवरी फरवरी, जो ऊपर है वो 31 है, जो नीचे है वो 30 है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो अप्रैल नीचे आ रहा है ना, सो इट इज 30 डेज। तो मतलब एक दिन का आ गया, एक दिन का कितना आ गया, 3800 वॉट आवर आ गया। तो 30 डेज का कितना आएगा, ये आएगा 3800 इंटू 30। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 8 सीधा 24 का 4 2 पर 10 11 114 000 वॉट आवर, है ना। बट वो यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब किलो वॉट आवर में कन्वर्ट करना है, तो इसको यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 114 000 को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1000 से, तो ये आ गया 114 यूनिट्स, जो ऊपर लिखी हुई भी है। तो मतलब इसका एक महीने में 114 यूनिट का यूज होता है। बाकी तुम्हें पता ही है करना क्या है, हमें क्या करना है इसके आगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकलता है, बस मल्टीप्लाई कर लो। एक यूनिट का पैसा दे रहा है वो कितना, रुपीस 1.80, और 114 114 यूनिट का कितना होगा, 1.80 इंटू 114। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 205 रुपए और 20 पैसे बस। वैसे अगर ये इंसान भी दिल्ली में रहता ना तो फ्री होता, क्योंकि 114 यूनिट में फ्री जीरो बिल आता उसको, है ना। एनीवेज 205 रुपए इसको भरने पड़ेंगे इतनी सारी चीजें चलाने के बाद, बट क्योंकि इसमें पर यूनिट का पैसा बहुत कम है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है ये। तो कितना आएगा, 205 रुपए 20 पैसे, इसको नोट डाउन कर लेना। डेरिवेशन मैंने कराई दी आपको, ये पावर और हीट की डेरिवेशन में करा चुका हूं, है ना। पावर क्या था, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर हो चुका है, पी इंटू टी, वी आई टी, 4 फॉर्मूले, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो आज हम पार्ट 6 यहीं तक करेंगे। मैंने आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डीपली जा जाके एक एक टॉपिक समझाया है। आप इनको एटलीस्ट 2 बार 3 बार 4 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर डालना। अपने नोट्स एक बार खुद बनाना, क्योंकि मैं तो आपको बने बनाए दे ही रहा हूँ, बट याद वही नोट्स रहते हैं जो हम अपने हाथ से लिखते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इस वीडियो को कम से कम 3 बार 4 बार 6 बार देख के खत्म कर डालना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है पूरे चैप्टर का, क्योंकि इसमें मैंने पूरा बेसिक समझा रखा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।